सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स जो चैप्टर नंबर आप लोग का 4 है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है मांग एवं मांग का नियम। इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके द्वारा हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझेंगे। इससे पहले आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक है, उसका इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के देखेंगे, जो मांग एवं मांग का नियम है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। जैसा कि अब पहला प्रश्न है 1 नंबर, मांग क्या है? मांग यानी डिमांड। किसी वस्तु की डिमांड क्या है? तो देखिए, मांग शब्द से अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमतों पर खरीदी जाती है। यानी निश्चित कीमतों पर जब किसी वस्तु की हम लोग मांग कहते हैं, मतलब निश्चित कीमत पर उस वस्तु की जितनी मात्रा में उस वस्तु की मांग जितनी मात्रा में उस वस्तु की मांग करते हैं उसको क्या कहते हैं? मांग कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कि मांग, देखिए किसी भी वस्तु की मांग हम लोग पाँच तत्व होना आवश्यक है, ठीक है। क्या होना आवश्यक है? जैसे किसी वस्तु की हम लोग मांग करना चाहते हैं, यानी डिमांड करना चाहते हैं, यानी उसको खरीदने चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? हमारे पास इच्छा होती है, यानी वस्तु की इच्छा, मतलब हमें उस वस्तु को खरीदने की इच्छा है। फिर उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मुद्रा होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। यानी वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? साधन व्यय करने की तत्परता, यानी जो मेरे पास जो पैसा है यानी मुद्रा है, उसको व्यय यानी खर्च करने की मेरे इच्छा हो। उसके बाद एक निश्चित कीमत है, यानी वस्तु की कुछ निश्चित कीमत होना चाहिए। फिर निश्चित समय अवधि की उसी समय में उस वस्तु को हम लोग खरीदेंगे। तो मांग पांच तत्व पर निहित होता है कि वस्तु की इच्छा, वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि, ठीक है। अब अगला देखेंगे मांग फलन। जैसे कि दोनों प्रश्न के मांग फलन क्या है? तो मांग फलन ये है कि जैसे कोई किसी वस्तु की मांग है, जैसे डिमांड है, उस वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वस्तु की कीमत है, उसके बाद संबंधित वस्तु की कीमत है, उसके बाद तकनीकी है, मौसम है, समय है। उस समय में हम उस वस्तु को मांग करेंगे। तो उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध को मांग फलन कहते हैं। तो मांग फलन क्या है? वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक यानी फंक्शनल संबंध को मांग फलन कहते हैं। और मांग फलन दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग और एक बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग फलन हम लोग कहेंगे एक उपभोक्ता के द्वारा मतलब वस्तु की मांग करेगा, उसको कहेंगे व्यक्तिगत मांग फलन। जैसे यहाँ पर व्यक्तिगत मांग फलन दिया dx बराबर एफ px pr y tf, जहाँ पर dx क्या है? वस्तु x की मांग, px क्या है? x वस्तु की कीमत, pr है संबंधित वस्तु की कीमत, y क्या है? उपभोक्ता की मौद्रिक इकाई, t है उपभोक्ता की रुचि, f है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका, ठीक है। तो देखिए इधर मांग है, डी क्या है? मांग, ये सब क्या है? प्रभावित करने वाला कारक। तो मांग एवं प्रभावित करने वाले बीच के संबंध को ही कहा जाता है मांग फलन। तो ये हो गया व्यक्तिगत मांग फलन। फिर है बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन में दो चीज़ जुड़ जाता है, पी और वाई डी जुड़ जाता है। पी क्या है? जनसंख्या का आकार, और आय का वितरण, बस बाकी सब वही है। तो बाजार मांग फलन में क्या जुड़ता है? जनसंख्या का आकार और आय का वितरण। तो ये हुआ बाजार मांग फलन। अब देखेंगे कि मांग तालिका क्या होता है? मांग तालिका अथवा मांग अनुसूची भी कहते हैं। मांग अनुसूची क्या है? तो किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं के पारस्परिक संबंध को बताने वाली तालिका को मांग तालिका कहते हैं। जैसे बहुत सारे वस्तु है, ठीक है, मान लेते इस तरह का है मांग तालिका। मान लेते इस तरह हमें इधर मात्रा है, ठीक है, और इधर कीमत है। तो मान लेते कि दो रुपये की कीमत में 4 मात्रा खरीदते हैं, फिर 4 रुपये में 6 मात्रा, फिर 8 रुपये में यहाँ पर 8 मात्रा, फिर 10 रुपये में मान लेते 12 मात्रा खरीदते। तो इसके बीच जो जो संबंध बनता है इसी को कहा जाता है मांग तालिका। इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ,
ग्राफ है, इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में लिए मांगी गई मात्रा और वाई अक्ष में लिए कीमत को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 10 है तब हम लोग कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, 5। जब यहाँ पर कीमत 20 है तब 10 मात्रा खरीद रहे हैं, फिर 30 है, फिर 15 मात्रा खरीद रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, इस तरह का जो बनता है यहाँ पर क्या बनता है, ये मांग तालिका। तो मांग तालिका का जो वक्र बनता है वो वक्र इस तरह का बनता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि देखिए मांग वक्र एक ऋणात्मक ढाल होता है। ऋणात्मक ढाल क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है, बाई से दाई नीचे की ओर आ रही है, इसलिए मांग वक्र एक ऋणात्मक ढाल होता है। अब देखेंगे कि मांग के प्रकार। मांग के 3 प्रकार होते हैं, कीमत मांग, आय मांग, तिरछी अथवा आड़ी मांग। तीनों को बारी बारी से समझेंगे। जैसा कि कीमत मांग है, 4 नंबर की कीमत मांग क्या है। तो कीमत मांग उसी को कहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत मान लेते हैं कि 8 रुपया है। ठीक है, तो उस वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं मान लेते हैं कि 5 किलो खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ के हो जाती है मान लेते हैं 12 रुपया, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 रुपये है आराम। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हमारी मांग घट जाएगी, तो हम मान लेते हैं कि 2 किलो खरीदते हैं। उसी तरह अगर वस्तु की कीमत घट जाएगी, मान लेते हैं कि 6 रुपया हो जाएगी, तो हम लोग कितना ज़्यादा खरीदेंगे, इसकी 5 केजी की जगह कितना खरीद लेंगे, 10 केजी करेंगे। तो जब कीमत बढ़ती है तो हम लोग मांग कम करते हैं, कीमत घटती है तो हम लोग मांग ज़्यादा करते हैं। इसके बीच जो संबंध बनता है उसी को कीमत मांग कहते हैं। कीमत मांग से तात्पर्य अन्य बातें समान रहने पर भी समझेंगे अभी। वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ जाएगी। जब वस्तु की कीमत घटेगी तो हम लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएंगी तो उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदेंगे। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर यानी हमारी आय, हमारी रुचि समान रहने पर। अगर मान लेते कि मेरे पास जो इनकम है, मेरे पास पैसा ही बढ़ गया, तो हम लोग ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे ही। अगर मेरा रुचि परिवर्तन हो गया कि उस वस्तु के किसी वस्तु के प्रति मेरा रुचि आ गया, तो उस वस्तु को हम खरीदेंगे ही। इसीलिए इसको स्थिर माना जाता है, यानी अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, यह हुआ कीमत मांग। कीमत मांग को हम ग्राफ से समझेंगे अब। जैसे कि इधर एक्स अक्ष है, इधर है वाई अक्ष, इधर लिए वस्तु की मात्रा, इधर लिए वस्तु की कीमत। ठीक है, पहले मान लेते कि वस्तु की कीमत है पी रुपया, तब कितनी मात्रा कर रहे हैं, देखिए क्यू मात्रा, यहाँ पर क्यू मात्रा कर रही है। जब वस्तु की कीमत घट रही है, P1 हो जा रही है, तो मात्रा हम लोग क्या ज़्यादा खरीद रहे हैं, Q1। देखिए यहाँ पर Q1 बढ़ रहा है। जब कीमत घट रही है तो मात्रा बढ़ रही है, इसी को कहा जाता है कीमत मांग। कीमत घटने पर ज़्यादा मात्रा में मांग करेंगे और कीमत बढ़ने पर कम मात्रा में मांग करेंगे, इसी को कहा जाता है कीमत मांग। कीमत एवं वस्तु मांग में विपरीत संबंध होने के कारण विपरीत संबंध है कि कीमत प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो दोनों में विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध होने के कारण कीमत मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक अर्थात कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। देखिए इधर बाएं से दाएं नीचे गिर रहा है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए नोट में लिखवा दिए। अगला प्रश्न है कि आय मांग। आय मांग क्या है कि आय में परिवर्तन होने के कारण, जिससे अगर मेरे पास अगर आय में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग ज़्यादा करेंगे, और आय में कमी होगी तो वस्तु की मांग कम करेंगे। तो आय मांग का अर्थ वस्तु एवं सेवाओं की उन मात्रा में लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है, इसे कहा जाता है आय मांग। और आय मांग 2 तरह की वस्तु में होती है, एक श्रेष्ठ वस्तु और एक घटिया वस्तु। तो दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कि श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तु, तो सामान्य वस्तु जो कुछ भी वस्तु सब कुछ क्या है, सामान्य वस्तु। एक होता है घटिया वस्तु। घटिया वस्तु यहाँ पर वे होगा, वे वस्तुएं होती है जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के पर्याप्त ना होने पर उपभोग करता है। यानी पर्याप्त मतलब आय नहीं होने पर तभी वो उस वस्तु को खरीदते हैं। अगर आय ज़्यादा हो जाएगी तो उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। जैसे मोटा अनाज, वनस्पति घी, मोटा कपड़ा आदि, ये सब क्या हो गया, घटिया वस्तु की किस्म। ठीक है, अब देखेंगे कि श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तु में आय मांग। तो श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तु में आय मांग क्या होगी कि जब व्यक्ति के आय बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा करेगी। जैसे मान लेते कि पहले व्यक्ति के पास आय है 100 रुपया, ठीक है, और उसके बाद व्यक्ति के पास आय बढ़ के हो गया 200 रुपया। तो पहले मान लेते कि वो
3 kg का कोई वस्तु खरीदता था, ठीक है। अब उसकी आय बढ़ गया तो वो 5 kg का वस्तु खरीदेगा, यानी आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी और आय घटेगी तो मांग घटेगी, ठीक है। यानी सीधा संबंध होता है इसमें। तो इस तरह का जैसे ग्राफ से समझिए, इधर एक्स अक्ष इधर वाई अक्ष, इधर लिए मात्रा इधर लिए आय, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब व्यक्ति की आय है वाई, यहाँ पर वाई तब मांग कितना है क्यू, और जब व्यक्ति का आय बढ़कर y1 हो गया तब मांग कितना हो गया Q1। तो यानी आय में वृद्धि हो रही है तो मात्रा में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये होता है श्रेष्ठ वस्तु में। और इसमें देखिए एक चीज़, श्रेष्ठ वस्तु में क्या होती है, ऊपर की ओर होती है। मांग वक्र क्या होता है, ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर धनात्मक होती है। आय बढ़ रही है तो मात्रा भी बढ़ रही है। श्रेष्ठ वस्तुओं में क्या होता है, यहाँ पर लिख भी दिए कि श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अर्थात बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, यानी धनात्मक संबंध। धनात्मक यानी सीधा, आय बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, आय घटेगी तो मांग भी घटेगी, दोनों में सीधा संबंध है, ठीक है। अब देखेंगे घटिया अथवा निम्न वस्तु में आय मांग, घटिया किस्म की वस्तु। तो जब व्यक्ति के पास ज़्यादा आय हो जाएगी तो व्यक्ति क्या घटिया किस्मों की मांग, घटिया किस्मों की वस्तु कम खरीदेगी। तो इसीलिए घटिया अथवा निम्न वस्तु के आय मांग में विपरीत संबंध होता है। जब व्यक्ति के आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग क्या घट जाती है, ठीक है। वस्तु की मांग घट जाती है। जब आय कम होती है, व्यक्ति के पास आय ही कम है, तो मतलब जो घटिया किस्म की वस्तु है वो खरीद लेगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। तो इसलिए इसमें विपरीत संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ है, इधर एक्स अक्ष है इधर वाई अक्ष है, ठीक है। इधर मात्रा लिए एक्स अक्ष में, इधर वाई अक्ष में आय लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर व्यक्ति की आय है वाई रुपये, तब वो कितना खरीद रही है क्यू, ठीक है, यानी ज़्यादा मात्रा खरीद रही है। और जब व्यक्ति की बढ़कर रुपया हो गया y1 रुपया, तब वो क्या कम मात्रा में खरीदेगा, घटिया किस्म की वस्तु नहीं खरीदेगा, वो अच्छा वस्तु खरीदेगा उस जगह पर, यानी Q1। यानी इसमें विपरीत संबंध होता है। जब आय बढ़ेगी तो मांग कम मात्रा में करेगी, और जब आय घटेगी यहाँ पर तो मांग ज़्यादा मात्रा में करेगी, ठीक है। इसमें विपरीत संबंध होता है। इसमें ग्राफ इस तरह का होता है। इसमें वक्र जो DD1 है या मांग वक्र है, इसमें क्या है, मांग वक्र ऊपर से बाएं से दाएं नीचे की ओर हो रहा है। घटिया किस्मों में बाएं से दाएं नीचे की हो रही है, और जो अच्छी वस्तु है या सामान्य वस्तु है उसमें बाएं से दाएं ऊपर की हो रही है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि किसमें क्या हो रहा है। तो घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। तो ये हो गया घटिया अथवा निम्न वस्तु। यहाँ पर देखिए आय मांग वक्र को किसने दिया था, जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर दिया गया था। इसीलिए आय मांग वक्र जो होता है उसको एंजिल वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे मांग के एक प्रकार तिरछी अथवा आड़ी मांग। तिरछी अथवा आड़ी मांग क्या कहते हैं, तिरछी अथवा आड़ी मांग ये होता है जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तित होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे हम लोग एक वस्तु लेते हैं कि चाय और कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। इधर चाय है और इधर कॉफ़ी है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है, चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी मांग कम होगी, और तो चाय की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो इसकी मांग कम होगी। तो लोग क्या कहेंगे, उसके स्थान पर दूसरा वस्तु लेगा तो उसी की तरह वस्तु क्या है, कॉफ़ी। मतलब दोनों का स्वाद लगभग एक ही है। तो जब चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग चाय को छोड़कर कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, तब कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो तिरछी मांग वही होता है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभावित होती है। आड़ी मांग में एक वस्तु की कीमत का उसके सापेक्ष संबंध मतलब दूसरा वस्तु मतलब उसी के जैसा, ठीक है। जैसे चाय और कॉफ़ी हो गया, या बोल सकते पेन और पेंसिल भी बोल सकते, ठीक है। ये सब हो गया। दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार की मांग स्थापन्न वस्तु तथा पूरक वस्तु में भी पाई जाती है। दोनों को समझेंगे कि स्थापन्न वस्तु और पूरक वस्तु क्या है। तो स्थापन्न वस्तु जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो स्थापन्न वस्तु ये संबंधित वस्तु है जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती है। अगर एक दूसरे के बदले, जैसे चाय नहीं होता चलो कॉफ़ी, चाय के बदले कॉफ़ी, पेप्सी कोला नहीं होता कोको कोला, मतलब एक के बदले दूसरा वस्तु को प्रयोग कर सकते हैं।
और जैसे कि 12 नंबर है कि पूरक वस्तु जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तु दोनों वस्तु साथ साथ में होती है, एक वस्तु की कमी से दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं हो सकती। जैसे कह सकते हैं पेन और स्याही, ठीक है, जैसे पेन और स्याही है, अगर स्याही नहीं होगा तो पेन की कुछ काम ही नहीं है, अगर पेन नहीं होगी तो स्याही की कुछ काम ही नहीं है। उसी तरह पेट्रोल और स्कूटर या गाड़ी भी कह सकते हैं, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, पूरक वस्तु। या कह सकते हैं जूता और मोजा, ये भी पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु ये वस्तु है जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से यानी दोनों एक साथ रूप से संतुष्ट करती है। जैसे पेन और स्याही, पेट्रोल, स्कूटर, और भी जैसे तो जैसे हो गया जूता मोजा, उसके बाद मोबाइल चार्जर भी कह सकते हैं कि चार्जर के बिना मोबाइल नहीं चलेगा, तो ये सब भी पूरक वस्तु में आ जाएगा। अब इसके मांग को देखेंगे, वक्र को देखेंगे। स्थापन वस्तु की आड़ी मांग, तो स्थापन वस्तु की आड़ी मांग क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। या जैसे चाय और कॉफ़ी वाला उदाहरण लेते हैं, जैसे इधर चाय है, इधर कॉफ़ी है, तो चाय की कीमत अगर बढ़ेगी, चाय की प्राइस बढ़ेगी, तो चाय की डिमांड घट जाएगी, तो क्या करेगा, लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देते, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, यानी एक ही दिशा में होता है। इसलिए इसमें स्थापन वस्तु में धनात्मक संबंध होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, ठीक है। तो स्थापन वस्तु जैसे इधर है एक्स अक्ष, इधर है वाई अक्ष। एक्स अक्ष में लिए एक्स वस्तु की मांग और वाई अक्ष में लिए वाई वस्तु की कीमत, ठीक है। ये कीमत और मांग में बनता है। जब वाई वस्तु की कीमत है यहाँ पर ए, तब कीमत है जब ए, देखिए यहाँ पर इस तरह समझते नहीं तो जब कीमत ए से A1 हो जाती है, कीमत में बढ़ जाती है, तब लोग क्या कर रहा है, देखिए तब B से B1 की ओर चला जाता है। यानी जब एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। तो स्थापन वस्तु की यहाँ पर स्थापन वस्तु की मांग में क्या हो रहा है, धनात्मक संबंध, और क्या हो रहा है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये सब रखिएगा ध्यान। स्थापन वस्तु में एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी स्थापन वस्तु की मांग बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर मांग में कमी होती है। अब देखेंगे पूरक वस्तु। पूरक वस्तु में आड़ी लूज, पूरक वस्तु या जिसे कह सकते हैं कार और पेट्रोल, ये सब क्या है, पूरक वस्तु। तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगा तो पेट्रोल कम मात्रा में खरीदेगा, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगा तो कार भी लोग उतना नहीं चलाएगा, तो कार की भी मांग घट जाएगी, यानी दोनों साथ साथ में घटेगी। यदि पेट्रोल की मांग घटेगी तो कार की भी मांग घट जाएगी, ठीक है। तो इसमें विपरीत संबंध होता है, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगा। जैसे इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में वस्तु एक्स की मात्रा, वाई अक्ष में वस्तु वाई की कीमत। तो जैसे यहाँ पर वस्तु जैसे पहले जैसे कीमत घट, जैसे यहाँ पर हो रहा है, जैसे P2 से P1 कीमत घट रहा है, तो यहाँ पर देखिए इधर मांग बढ़ रहा है, देखिए X2 से X1 हो गया। या दूसरा तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे P1 से P2 कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रहा है, देखिए यहाँ पर मांग इस तरह का हो गया, X1 से X2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरक वस्तु में तिरछी मांग ऋणात्मक होती है, यानी विपरीत संबंध होता है, इसीलिए अर्थात एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूरक वस्तु की मांग कम हो जाएगी तथा कीमत कम होने पर पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। ये था। तो वीडियो आप लोगों का थोड़ा लंबा बन जा रहा है, करीब 18 से 20 मिनट बन गया। तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और आप लोगों का उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, करीब 6 से 7 प्रश्न होगा वो सब कर लेंगे सब्जेक्टिव टाइप का। और एक तो आप लोगों का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का बनाएंगे। उसके बाद आप लोग का चैप्टर नंबर 5 जाएंगे, ठीक है। उस चैप्टर नंबर 5 में पहले सब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।